हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। मैं हूं मनोज सर और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को पढ़ाते समय आप कंटिन्यू बहुत अच्छे से बने रहिएगा ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप न्यूमेरिकल कर सकें। मैं यह चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं यह किससे बना हुआ है? क्या आपको पता है? क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट जो था वहाँ पे आपको इसके बारे में बताया गया था, मतलब आपने पढ़ रखा है। हमारा जो यूनिवर्स है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है। Our universe is composed of only two things. First one is matter and second one is energy. आपको याद आ रहा होगा, आपने 9th में पढ़ा था। हमारा यूनिवर्स दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ है बेटा, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। अब बताइए किसको किसको पता है कि मैटर किसे कहते हैं? मैटर क्या है? तो बेटा मैटर एनीथिंग which has mass and occupy वॉल्यूम। ऐसा कुछ भी, ऐसा प्रत्येक जिसके पास मास होता है और वो वॉल्यूम कवर करता है, वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, उसे हम मैटर कहते हैं। अब बात आती है इस मैटर के क्लासिफिकेशन की। तो आपने बेटा मैटर को क्लास 9th में पढ़ रखा है कि मैटर को बेटा हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर या फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल बेसिस पे हम डिवाइड इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एंड केमिकल बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज सॉलिड, second one is liquid and third one is gas. These are the three states of matter on the basis of physical behavior or physical properties. But on the basis of chemical behavior, matter is classified into two categories. First one is pure substance. Pure substance. And second one is mixtures. Second one is mixture. तो मैटर को दो टाइप से डिवाइड कर दिया गया, दो प्रकार से क्लासिफाई कर दिया गया। एक हो गया आपका फिजिकल बेसिस, दूसरा हो गया केमिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस के बेस पे मैटर थ्री टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एंड केमिकल बेसिस पे होता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। ऐसा बच्चों आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है। हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस बेटा वो होते हैं जो केवल कंपोज्ड ऑफ only one kind of substances.
ऐसे सब्सटेंस या हम कहें प्योर सब्सटेंस क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर हम वाटर की बात कर ले तो वाटर में सारे के सारे मॉलिक्यूल H2O के होते हैं, इसलिए वो कैसा हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। अगर हम O2 की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो वो भी ऑक्सीजन के एटम से ही मिलकर बनी होती है, वो भी क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। कंपोज्ड ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा प्रकार के सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं, उनको बेटा हम बोलते हैं मिक्सचर्स। 9th में हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा था कि मिक्सचर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड नंबर 2 होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। heterogeneous mixture. So mixtures are 2 types, homogeneous and heterogeneous. homogeneous mixtures क्या होते हैं और heterogeneous mixture क्या होते हैं? अगर हम आपसे पूछें कि अगर शुगर को और वाटर को, अगर हम बात करें शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, यहाँ पे 2 चीजें हो गई बेटा, 2 अलग अलग सब्सटेंस हो गए, एक हो गया शुगर और दूसरा हो गया वाटर, 2 सब्सटेंस हो गए। इनको आपस में मिला दिया गया तो मिक्सचर बना कि नहीं बना? बन गया ना मिक्सचर। समझ में आ रहा ना? शुगर कैसी थी, सॉलिड, और वाटर कैसा है, लिक्विड, और दोनों को जब मिला रहे, अलग अलग कंपोनेंट आपस में मिल रहे हैं, तो क्या बना आपका, मिक्सचर बना। अब ये डिसाइड करना है कि शुगर और वाटर का जो मिक्सचर बना है ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस। तो हम जानते हैं शुगर और वाटर को अगर वो शुगर और वाटर को मिला देंगे तो जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा बेटा, शुगर सॉल्यूशन, उस शुगर सॉल्यूशन में जो उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी, वो उस मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होगी वो वेरी नहीं करेगी, वो सेम होगी। यानी ऐसे मिक्सचर जिनमें उस मिक्सचर की प्रॉपर्टी वेरी नहीं करती है, ऐसे मिक्सचर कहलाते हैं क्या, होमोजीनियस सॉल्यूशन। एक तरीका और है इसको समझने का। हम जानते हैं शुगर कैसा होता है, सॉलिड, और वाटर कैसा है, लिक्विड। शुगर सॉलिड है एंड वाटर क्या है, लिक्विड। और इनको जब बना दिया गया, शुगर सॉल्यूशन जो बना वो कैसा रहा आपका, लिक्विड। अगर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में ऐड करके मिक्सचर बनाया जा रहा है और उस मिक्सचर की फिजिकल स्टेट या फिजिकल फेस जो है वो 1 हो, तो ऐसे मिक्सचर बेटा कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। शुगर को आपने वाटर में मिलाया, शुगर सॉलिड थी, वाटर लिक्विड था, 2 अलग अलग फेसेस थी, दोनों आपस में मिल गई, तो जो आपका मिक्सचर बना उसमें सॉलिड न रह गया, लिक्विड, दोनों सॉलिड और लिक्विड आपस में मिलकर क्या बन गए, लिक्विड फेस बन गई। यानी फेस की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। तो ऐसे मिक्सचर क्या कहलाएंगे आपके, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। अब बेटा बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अच्छा यहीं पे एक चीज आपको क्लियर कराऊं, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं सॉल्यूशंस, और इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स जिनमें अलग अलग कंपोनेंट मिलाने पर फेस की वैल्यू जो होती है वो एक से ज्यादा हो, सिंगल फेस ना हो। जैसे आपको मान लिया जाए, अगर हम कहें हमने क्या लिया, वाटर लिया और वाटर में हमने सैंड मिला दिया, तो
तो यहाँ पे जो वाटर और सैंड का जो मिक्सचर मिलेगा, क्या दोनों एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? क्या दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल वेरी नहीं करेंगे? करेंगी। यहाँ पे वाटर बेटा कैसा है आपका? लिक्विड है, और सैंड कैसा है? सॉलिड है। क्योंकि सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, उस सैंड की जो सॉलिड फेस है वो अलग दिखाई पड़ेगी, और लिक्विड जो वाटर है उसकी लिक्विड स्टेट अलग दिखाई पड़ेगी। यानी फेसेस की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1 सॉलिड एंड 1 लिक्विड। कितनी हो गई टोटल? 2। इसकी 1 स्टेट, एक इसकी 1 फेस, और दोनों मिक्सचर में क्या हो जाएगा? 1 + 1 कितनी हो जाएंगी? 2 स्टेट हो जाएंगी, 2 फेसेस हो जाएंगी। तो ऐसे मिक्सचर्स जिसमें फेसेस की वैल्यू एक से ज्यादा हैं, ऐसे मिक्सचर्स कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज सॉल्यूशन, जैसे कि अभी आपको हमने पढ़ाया, बताया कि जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर ही बेटा सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? अ होमोजीनियस मिक्सचर whose composition can be varied within certain limits is known as solution। मीन्स एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसका जो कंपोजिशन है वो सर्टेन लिमिट तक ही वेरी करता हो। सर्टेन लिमिट का मतलब बहुत ही कम लिमिट तक वेरिएशन होगा, अदरवाइज यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा। जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो थ्रू आउट क्या होंगी? सेम होंगी मिक्सचर की। ओके, तो होमोजेनियस मिक्सचर whose composition can be varied within certain limits is known as solution। सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? अ सॉल्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अगर हम कहें कि सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं तो बेटा पहला क्या है? होमोजेनिटी, दैट इज हैव ओनली वन फेस। अभी हमने आपको बताया कि अगर हम एक कंटेनर में बेटा वाटर ले ले, ये वाटर हो गया, और इसमें अगर हम ऐड करा देते हैं शुगर, तो क्या बन जाएगा? ये शुगर सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। यानी कि वाटर में जो शुगर होगी वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी? घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। शुगर कैसा था आपका? सॉलिड। वाटर कैसा था? लिक्विड। दोनों मिलकर के जो फेस बनी वो कैसी बनी? 1, और वो क्या होगी आपके? लिक्विड। तो सारे के सारे सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, वो होमोजीनिटी शो करते हैं कि इसका मतलब उसके अंदर केवल एक ही फेस होगी। यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछें कि अगर इसी वाटर के अंदर अगर हम सैंड मिला दें बेटा, सैंड अगर मिला दिया जाए तो क्या ये सॉल्यूशन कहलाएगा? क्या यह मिक्सचर होमोजीनियस बनेगा? तो आपको पता है कि जो सैंड है वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, घुलती नहीं है, उसकी फेस अलग दिखती रहेगी, यानी कि जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा? हेट्रोजीनियस। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन वही होते हैं जो कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। तो पहला आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई कि होमोजीनिटी, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस, दैट इज हैव ओनली वन फेस। दूसरे की बात करें, absence ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। अगर हम इस वाटर के अंदर शुगर को मिला रहे हैं, मतलब अगर ये होमोजीनियस सॉल्यूशन हम अगर बना रहे हैं बेटा, तो क्या इस सॉल्यूशन को रखने पर क्या शुगर के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे? इस बॉटम पे क्या सेटल डाउन हो जाएंगे? तो बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, जो भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते हैं। एब्सेंस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ कंस्टिट्यूएंट, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो कंटेनर के बॉटम में सेटल नहीं होते हैं, बैठते नहीं है नीचे। अगर इसी में हम कहें, इसी के अंदर अगर हम वाटर लेते, बीकर में वाटर लेते और उसके अंदर हम थोड़ी सी सॉइल मिला देते, सॉइल मिला के मिक्स कर देते, हमको लगता है कि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बना है, बट आफ्टर सम टाइम अगर उसको हम रख दें अनडिस्टर्ब, तो पार्टिकल क्या होंगे? सॉइल के नीचे सब
जो है क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। दिखने लगेगा कि सॉइल सॉलिड अलग, वाटर अलग, क्लियर सॉल्यूशन दिखने लगेगा, मतलब वो आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। और सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। तो उसमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, एब्सेंस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। जो भी कंस्टिट्यूएंट है, जिनसे भी वो मिक्सचर बना हुआ था, जिनसे भी वो सॉल्यूशन बना हुआ था, वो कंटेनर के बॉटम में सेटल नहीं होंगे। तीसरा देखें, the particles of the solute in a solution cannot be seen even under an ultra microscope। अगर हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन के पार्टिकल हमको दिखाई पड़ जाएंगे, नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी लेंगे तब भी हमें इनके पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ेंगे। मतलब सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, वो हम देख नहीं सकते, वो इतने छोटे होते हैं कि इनको हम ना तो नेकेड आई से देख सकते हैं और ना ही किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, a solution does not scatter a beam of light। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्लास 9 में पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अगर किसी सॉल्यूशन से अगर हम लाइट पास करते हैं, सपोज दैट यहां पे सॉल्यूशन था, इसमें बेटा हमने सॉल्यूशन बना रखा है, और यहां से अगर हम यहां से टॉर्च से अगर हम इस पे लाइट डालें तो इसका पाथ विजिबल नहीं होगा, क्योंकि पाथ विजिबल तभी होता है जब लाइट की स्कैटरिंग हो, और स्कैटरिंग के लिए पार्टिकल का साइज प्रॉपर होना चाहिए। यहां पे पार्टिकल का साइज बेटा, जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं, चाहे वो हम सोल्यूट की बात कर लें या सॉल्वेंट की बात कर लें, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, जिससे लाइट की जो लाइट जो है वो पार्टिकल से स्कैटर नहीं होती है। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट्स। ट्रू सॉल्यूशंस या हम कहें सॉल्यूशंस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये क्लियर हो गई होगी आपके। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं बेटा तो सॉल्यूशन स्टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर सॉल्यूशन को हम अगर थोड़े समय के लिए रख दें तो वो उसका सोल्यूट और सॉल्वेंट जो दोनों हमने मिक्सचर मिला के होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार किया था, उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, स्टेबल भी होता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक देखें, द सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर हम बेटा सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं उसको हम फिल्टर पेपर के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते। एज्यूम करिए आपने वाटर में शुगर डाल के सॉल्यूशन बनाया, शरबत बना लिया आपने, अब आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको सेपरेट करना है, आप फिल्टर से फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या शुगर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो याद रखेंगे, सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सॉल्यूशन क्या था? अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, अ होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? होमोजीनिटी। सॉल्यूशन कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं और उनकी टोटल फेस कितनी होती है? 1 होती है। दूसरा है एब्सेंस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कंटेनर के बॉटम में सेटल नहीं होते हैं। थर्ड था द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी सीन इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नेकेड आई या हम कहें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी हम इसको देख नहीं सकते हैं। अगला था सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। सॉल्यूशन से अगर हम बीम ऑफ लाइट डालें, उसके ऊपर से पास कराएं, तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, और इसमें हमने यही इसलिए बताया ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। अगला था द सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, सॉल्यूशन से सोल्यूट को फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो दीज आर द
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दीज आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। आप बेटा सभी लोगों से कहना है कि आप पढ़ते पढ़ते आप अपनी कॉपी लेकर के बैठा करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप अपनी कॉपी पे लिखते रहेंगे तो आपके इस चैप्टर की नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं when the solution is composed of only two chemical substance it is called binary solution। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसे बनाया गया हो जिसमें दो ही कंपोनेंट आपस में मिक्स किए गए हों, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। हम ऐसे भी कह सकते हैं a solution which is composed only by two components and that is called बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे? दो। बाइनरी का मतलब ही बाइनरी वर्ड आता है तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे कुछ ना कुछ क्या है, दो की बात हो रही है, जो भी दो होगा वो दो होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट कितने हो? दो। आगे देखते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ बेसिकली टू कंपोनेंट्स दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें दो ही कंपोनेंट हैं तो उन दो कंपोनेंट्स में एक कहलाएगा सोल्यूट एंड दूसरा कहलाएगा सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशंस कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें दो कंपोनेंट हो और दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट क्या कहलाएगा? सोल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है ये होता क्या है? सोल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? तो बेटा सोल्यूट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हुज which dissolves in the solvent is called solute. It is smaller components of the solution। यानी कि सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो क्या होता है? डिसॉल्व होता है, अपने आप को घोलता है। किसमें? सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो अपने आप को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर लेता है, घोल लेता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम सोल्यूट कहते हैं। दूसरी चीज, सोल्यूट का अमाउंट ऑलवेज क्या होगा? कम होगा। सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का जो अमाउंट होता है वो हमेशा क्या होता है? सॉल्वेंट से क्या होता है? कम होता है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। यहां से देखेंगे इट इज स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन के स्मॉलर कंपोनेंट को क्या कहते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए सोल्यूट। सोल्यूट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो सोल्यूट के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी होती है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्वेंट। तो अभी आपने देखा कि बाइनरी सॉल्यूशन में एक सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो स्मॉलर अमाउंट में हो। सॉल्यूट क्या होता है? जो सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता हो। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which dissolves the other component in itself is called solvent। सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर क्या करता हो? डिसॉल्व कर लेता हो, घोल लेता हो, उसे क्या कहते हैं हम? सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। एंड इट इज लार्जर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का कंपोनेंट कैसा है? लार्जर, मतलब ये ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन में, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, सोल्यूट जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट था और जो लार्जर अमाउंट में है उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। सोल्यूट के अंदर प्रॉपर्टी होनी थी कौन सी? डिसॉल्व होने की। और सॉल्वेंट में कौन सी प्रॉपर्टी है? डिसॉल्व करने की। ये क्या करता है? सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जबकि सोल्यूट क्या था? सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट। एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ सुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर।
दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट बेटा आपका हो गया शुगर और दूसरा क्या हो गया वाटर, शुगर और वाटर दो कंपोनेंट है और दोनों आपस में मिक्स किए जा रहे हैं यानी कि मिक्सचर बनेगा। अगर मिक्सचर होमोजीनियस होगा तो सॉल्यूशन कहेंगे, और होमोजीनियस कौन सा होगा जिसके अंदर टोटल फेस कितनी हो 1 हो। तो यहाँ पे शुगर और वाटर का जो मिक्सचर बेटा होता है होमोजीनियस, इसलिए क्या है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे शुगर जो है, शुगर के अंदर ये क्या कहलाएगा सोल्यूट। अभी मैंने बताया आपको कि ऐसा कंपोनेंट जो डिसॉल्व हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं सोल्यूट कहते हैं। तो शुगर चूंकि पानी में घुल जाती है इसलिए शुगर क्या हो गया सोल्यूट। पानी क्या करता है शुगर को घोल लेगा अपने अंदर, इसलिए पानी क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया। तो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर क्या कहलाएगा सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर क्या कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो देखें ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में बिहेव आइदर एज सॉल्वेंट और सोल्यूट। हमारी जो 3 फिजिकल स्टेट थी सॉलिड लिक्विड और गैस, वो तीनों ही सोल्यूट का भी काम कर सकती हैं और सॉल्वेंट का भी काम कर सकती हैं। मतलब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड आपका सोल्यूट भी काम कर सकता है, सॉल्वेंट का भी काम कर सकता है, लिक्विड आपका सोल्यूट का भी काम कर सकता है, सॉल्वेंट का भी काम कर सकता है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस भी सोल्यूट का काम कर सकती है और सॉल्वेंट का भी काम कर सकती है। समझ में आ रहा है ना बेटा। डिपेंडिंग on the state of solute and solvent there are 9 types of binary solution। 9 टाइप, कितने टाइप के हो सकते हैं 9 टाइप। सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब वो 9 टाइप सॉल्यूशन कौन से होते हैं देखते हैं। देखते हैं, ये एक टेबल है सोल्यूट सॉल्वेंट स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड एग्जांपल्स। अगर हम सोल्यूट लेते हैं बेटा गैस और सॉल्वेंट भी ले लें गैस, सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो गैस और गैस को बेटा जब मिलाओगे तो सॉल्यूशन जो होगा वो गैसियस होगा। यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि सॉल्यूशन की स्टेट हमेशा सॉल्वेंट की स्टेट पे डिपेंड करेगी। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो आपका सॉल्यूशन भी गैस होगा, अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा सॉलिड। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। तो अगर हम सोल्यूट गैस ले रहे हैं, सॉल्वेंट गैस ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट गैस था इसलिए कैसा बना गैसियस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। दूसरा एग्जांपल क्या एयर। आप जानते हैं कि एयर कोई सिंगल गैस नहीं होती बेटा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। आप जानते होंगे कि एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और रेस्ट जो होती है वो रेयर गैसेस होती हैं। रेयर गैसेस क्या होती हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, कई सारी गैसेस उसमें, तो सारी गैसेस आपस में मिक्स हो रही हैं, इसलिए एयर क्या हो गया आपका गैसियस सॉल्यूशन हो गया। अब इस गैस में पूछा जाए कि बेटा बताइए एयर में सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है, तो बेटा सॉल्वेंट अभी आपने देखा कि सॉल्वेंट स्मॉलर अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट ग्रेटर अमाउंट में होगा और सोल्यूट कैसा होगा स्मॉलर अमाउंट में। सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है यहाँ पे नाइट्रोजन का है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन किसका काम करेगी सॉल्वेंट का काम करेगी। बाकी जो तीनों गैसेस हैं ऑक्सीजन CO2 और रेयर गैसेस ये किसका काम करेंगे आपके ये सोल्यूट का काम करेंगे। सॉल्वेंट हमेशा 1 होगा, इसके अलावा क्या हो सकते हैं वहां पे सोल्यूट हो सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया। गैस गैस गैसियस सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड एयर। दूसरा बेटा कर देखें, अगर हम सोल्यूट लिक्विड ले रहे हैं और सॉल्वेंट गैस हो, सोल्यूट लिक्विड, लिक्विड के अंदर हमें गैस घोलनी है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा है गैसियस, इसलिए सॉल्यूशन यहां भी कैसा बनेगा गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। वाटर वेपर इन एयर और दूसरा क्या है एयरोसॉल्स। आप देखते हैं बेटा
कि हमारे एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो किस फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में है। वेपर इज द गैसियस स्टेट। तो एयर के अंदर वाटर वेपर का होना, लिक्विड इन गैस, लिक्विड क्या थी आपकी, वाटर थी, और गैस क्या है, एयर है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर बना उसे गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर वेपर इन एयर, एंड दूसरा हो गया एरोसॉल। थर्ड टाइप बात करते हैं, अगर सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो, गैस। सोल्यूट बेटा सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है, गैस, यानी कि सॉलिड को गैस के अंदर क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। तो गैस है, सॉल्वेंट गैस, इसलिए सॉल्यूशन यहां भी कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल देख लें, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर एंड स्मोक। एयर के अंदर, या हम कहें एयर के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, अगर आप स्मोक यानी धुएं की बात करें तो धुएं में क्या होता है, एयर के अंदर कार्बन के पार्टिकल, एयर कैसा है आपका, गैसियस स्टेट में है, और कार्बन कैसा होता है, सॉलिड। तो सॉलिड इन एयर कैसा बन गया, गैसियस सॉल्यूशन बन गया। तो आई थिंक ये 3 टाइप के गैसियस सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं बेटा, अगर सोल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड। अब चूंकि अभी मैंने बताया सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सेम वही होता है, जो सॉल्वेंट की फेस होगी वही आपके सॉल्यूशन की फेस होगी। तो अगर गैस को लिक्विड के अंदर घोल दें तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। गैस को लिक्विड में घोला, एयरेटेड ड्रिंक्स, जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गई, सोडा वाटर हो गया, बियर हो गई, इन्हीं के अंदर बेटा क्या होता है, उस लिक्विड के अंदर क्या कर दी जाती है, गैस को घोला जाता है। यानी कि सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा और सोल्यूट कैसा होगा, गैस। कौन सी गैस कार्बोनेटेड वाटर में होती है, एरेटेड ड्रिंक्स में कौन सी गैस घोली जाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच गैस इज डिजॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक्स, विच गैस इज डिजॉल्व इन कार्बोनेटेड वाटर। तो आपको याद रखना है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अगर CO2 को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कर दें, किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कर दें तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, एरेटेड ड्रिंक्स, जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। दूसरा अगर देखते हैं बेटा, लिक्विड लिक्विड, सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड। सोल्यूट कौन सा होगा, जो स्मॉलर अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, जो ग्रेटर अमाउंट में हो, वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहां पे अगर डेटा देखें तो यहां पे चूंकि स्टेट यहां भी सॉल्वेंट की लिक्विड है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल हो गया सोल्यूट और वाटर कैसा हो गया, सॉल्वेंट। जितने भी लोग ड्रिंक करते हैं वो एल्कोहल लेकर के आते हैं और उसमें पानी मिला करके पीते हैं, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड का जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल हो जाएगा एल्कोहल इन वाटर। क्लियर हो गया ना बेटा। दूसरा देखते हैं, अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पे और हो सकता है, कुछ लोग क्या करते हैं, पेट्रोल में केरोसिन ऑयल की मिक्सिंग करते हैं, पेट्रोल प्लस केरोसिन ऑयल। पेट्रोल क्या है, लिक्विड, और आपका जो केरोसिन है वो भी लिक्विड, तो दोनों लिक्विड लिक्विड में से क्या बनाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं, अगर सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्वेंट लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस, और इन्हीं सॉल्यूशंस को हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर दिया गया, शुगर इन वाटर, साल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया गया, ये सारे सॉल्यूशन हो गए आपके सॉलिड लिक्विड वाले। थर्ड टाइप, नेक्स्ट टाइप आपका बनता है बेटा, अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें, अब देखें अगर सोल्यूट गैस है और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, सॉल्वेंट सॉलिड, मतलब सॉल्यूशन भी कैसा होगा, सॉलिड। इसका एग्जांपल देख लें, गैस को सॉलिड के अंदर घोल दिया जाए, हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड इन पैलेडियम। अच्छा बेटा पैलेडियम क्या है, पैलेडियम एक ट्रांजिशन मेटल होता है, और यहां पे एक वर्ड दिया है एडजॉर्ब्ड। दो वर्ड होते हैं बेटा, एक है आपका एडजॉर्ब्ड
और एक होता है एब्जॉर्ब्ड। दोनों की मीनिंग आप लोगों को क्लियर है? एब्जॉर्ब, अगर वाटर पड़ा हुआ है, वाटर है और उसके ऊपर हम स्पंज रख लेते हैं तो स्पंज क्या करेगा, उस वाटर को अपने अंदर समाहित कर लेगा। ठीक है, पानी को जो स्पंज है वो अपने अंदर क्या करेगा, समाहित कर लेगा। इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ गए, एब्जॉर्ब समझ गए ना, पानी को अपने अंदर, किसी चीज को अपने अंदर समाहित कर लेना, इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज को अपने सरफेस पे चिपका ले, सपोज दैट आयरन नेल्स पड़े हुए थे, आयरन की छीलन पड़ी हुई थी और हम वहां पे मैग्नेट लेके जाएं, तो मैग्नेट क्या करेगा, अपनी सरफेस पे उस आयरन के पार्टिकल्स को चिपका लेगा, और इसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन, यानी कि एडजॉर्ब। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों मीनिंग आपको क्लियर में समझ में आ गई होंगी। तो यहां पे बेटा पैलेडियम जो मेटल है, वो पैलेडियम अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, एडजॉर्ब कर लेता है। तो यहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। अगला देखें, लिक्विड सॉलिड। अगर आपका सोल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या हो गया, एमलगम्स। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड। यहां पे जितने भी अमलगम्स हैं, जितनी भी अमलगम्स हैं, उनको हम इस टाइप में रख सकते हैं। अमलगम्स में अगर हम देखें, ZnHg, जिंक अमलगम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लास्ट देखें, सॉलिड एंड सॉलिड। सोल्यूट भी बेटा सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉलिड। लिक्विड भी सॉलिड, सोल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड, सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एलॉयज। डू यू नो व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल का जो मिक्सचर बनता है बेटा, वो होमोजीनियस होता है और उसको क्या कहते हैं, हम एलॉय कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि दो मेटल एक में मिल कैसे सकते हैं। आपने कहा कि हम भैया लेंगे कॉपर लेंगे और हम ले लेंगे गोल्ड ले लेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे। हम कॉपर ले लेंगे, सिल्वर ले लेंगे, आपस में मिला देंगे, कैसे मिल जाएंगे, सोच रहे ना। तो होमोजीनियस जो मिक्सचर सॉलिड का होता है, हम दो सॉलिड्स को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद उनको आपस में मिक्स कर देते हैं, तो उनका मिक्सचर जो होगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, और वो क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये आपके 9 टाइप के सॉल्यूशंस थे। आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं। 9 टाइप समझ में गया, आ गए ना? गैस गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड एंड सॉलिड सॉलिड। तो ये 9 टाइप के आपके सॉल्यूशंस थे, ये उनके एग्जांपल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को बेटा अच्छे से लर्न करना, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी यही ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, बताएं, पूछा जाएगा कि मिक्सचर ऑफ गैसेस किस टाइप का सॉल्यूशन है, मिक्सचर ऑफ गैसेस किस टाइप का सॉल्यूशन है। पूछ लिया जाएगा कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का कोई एक एग्जाम्पल बताइए, गैस सॉलिड का कोई एक एग्जाम्पल बताइए। तो ये सारे आपको तैयार होने चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। ये 9 टाइप के जो सॉल्यूशन आपके हैं, कह रहे आउट ऑफ दीज 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस द फॉलोइंग 3 आर वेरी कॉमन। इस 9 प्रकार के सॉल्यूशंस में बेटा 3 प्रकार के सॉल्यूशन बहुत ही कॉमन होते हैं। नंबर 1 कौन सा है, गैसेस इन लिक्विड्स, सेकेंड है लिक्विड्स इन लिक्विड्स, एंड थर्ड है सॉलिड इन लिक्विड्स। इस 9 प्रकार के सॉल्यूशंस में ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, गैस इन लिक्विड्स, लिक्विड्स इन लिक्विड्स और सॉलिड इन लिक्विड्स।
तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशंस इन विच solvent is water are called aqueous solution, while those solutions in which solvent is other than water are called non-aqueous solution. Non-aqueous solutions, अगर बेटा कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं हम और उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर लिक्विड होता है ना, तो अगर किसी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट लिक्विड है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बेटा एक्वस सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज होने वाला है एक्वस सॉल्यूशन। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एक्वस का मतलब है कि उस सॉल्यूशन को कैसे बनाया गया होगा, सोल्यूट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका सॉल्वेंट वाटर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और जिनका सॉल्वेंट वाटर नहीं है, कोई दूसरा लिक्विड ले लिया, सपोज दैट हमने कहा नहीं उसको हम पेट्रोल में डिसॉल्व करेंगे, बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे, क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन बेटा क्या कहलाएंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, आप नोट कर रहे हैं ना, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज नोट करते रहिएगा, आपके नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और अटेंशन के साथ क्लास में अगर आप बैठोगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर हो, मतलब सोल्यूट को वाटर में घोला गया है, एक्वस सॉल्यूशन। सोल्यूट को किसी दूसरे सॉल्वेंट में घोला गया है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, आगे देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। अभी हमने देखा 3 प्रकार के सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम पहले पढ़ते हैं क्या सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो पहली बात तो ये ध्यान ही रखेंगे कि सॉल्यूशन हम कहते ही किसे हैं, किसे कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स को, ठीक है। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर हो, जिनके लिए टोटल फेसेस कितनी हो, 1 हो। ओके, तो सॉलिड सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more solids components where the atoms of one substances are distributed within the crystal lattice of another substance. Solid solutions are of 2 types. कह रहे हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more solids is called solid solution, ठीक है। होमोजीनियस मिक्स, 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड्स का होमोजीनियस मिक्सचर सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। कहते हैं इस प्रकार के सॉल्यूशन में क्या होगा, एटम्स ऑफ सब्सटेंस, एटम्स ऑफ वन, किसी एक सब्सटेंस के एटम्स दूसरे एटम्स की क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस के एटम दूसरे सब्सटेंस की क्रिस्टल लैटिस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। एक है आपका सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एंड दूसरा है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन कितने प्रकार के बेटा होते हैं, 2 प्रकार के, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस एंड सेकेंड कौन सा है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। हम दोनों को स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पढ़ते हैं। पहला है आपका सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल, अच्छा सब्स्टिट्यूशन से तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि कोई एक दूसरे को क्या कर रहा हो, सब्स्टिट्यूट कर रहा हो। क्लास 10th में आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी ना। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। नहीं, आपने देखा होगा कई बार क्रिकेट मैच में जो टीम होती है उसकी कोई टीम में कोई एक बंदा चोटिल हो जाता है, कोई एक प्लेयर को चोट लग जाती है, तो कहते हैं नहीं उसका सब्स्टिट्यूट आया है, मतलब उसको हटाकर उसकी जगह पे कोई दूसरा प्लेयर खेलने आ रहा हो। सब्स्टिट्यूट की मीनिंग समझ में आ गई होगी। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन देखें रहा, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड एलिमेंट्स विच आर क्वाइट स्मॉलर इन साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट वन एनदर इन क्रिस्टल लैटिस। क्या होगा, ऐसे सॉलिड सॉल्यूशंस जिनमें एक सॉलिड, कौन सा सॉलिड, जिसके एटम का साइज क्या हो,
स्मॉलर हो, छोटा हो, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो, दूसरे मेटल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या हो, कम हो। तो क्या करेगा, उसकी क्रिस्टल लैटिस से उसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, ऐसा in this type of solution solid elements which are quite similar in size, similar in size, साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए नहीं, साइज कैसा हो, सिमिलर इन साइज मतलब बराबर, लगभग बराबर साइज का हो, लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। फिर से एक बार देख लें, पूछा जाए सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो ऐसे सॉलिड सॉल्यूशंस जिसमें जो मेटल के एटम्स हैं वो क्या हो, सिमिलर साइज और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हों, तो वो एक दूसरे को उनकी क्रिस्टल लैटिस से क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक दूसरे की क्रिस्टल लैटिस से उनको क्या करते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ब्रास। अच्छा, यहाँ पे आपने एक भी देखा था कि सॉलिड सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, उसका एग्जांपल क्या था, एलॉयज। तो ब्रास क्या होती है, एक प्रकार की एलॉय है, किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक आपस में जब मिला दिए जाते हैं, उनका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, तो उसे एलॉय कहते हैं, उसका नाम क्या है, ब्रास। दूसरा क्या है, ब्रोंज। कॉपर और टिन, कॉपर और टिन का मिक्सचर क्या कहलाता है आपका, ब्रोंज कहलाता है। स्टील आर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस कौन से सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका ब्रास हो गया, दूसरा क्या हो गया, ब्रोंज हो गया, और थर्ड क्या हो गया, स्टील हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला टाइप जो है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। पहला था आपका क्या, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, जहां पे जो सब्सटेंसेस थे उनके जो एटम थे वो सिमिलर इन साइज थे, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थे, वो एक दूसरे को म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट कर देते थे, इसलिए उसको हम क्या कह रहे थे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस कह लेते थे। यहाँ पे देखें इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, कह रहे इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन स्मॉलर एटम, स्मॉलर एटम स्पेशली किसका होगा, सोल्यूट का होगा, जो सोल्यूट होगा उसके एटम क्या होंगे, स्मॉलर इन साइज होंगे, आर एकोमोडेटेड इन द वॉइड्स और इंटरस्टिसेस ऑफ द सॉलिड हैविंग बिगर एटम सॉल्वेंट। मतलब यहां पे ध्यान देना है कि सोल्यूट का के पार्टिकल का साइज छोटा होगा और सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल, जो सॉल्वेंट है उसके जो उसकी क्रिस्टल लैटिस है, उस क्रिस्टल लैटिस में जो वाइट्स होती हैं, वाइट्स क्या होती हैं, वैकेंट स्पेस। अगर हम कहें कि जो उसकी क्रिस्टल लैटिस में जो उसके एटम होंगे वो ऐसे फिट होंगे एक दूसरे पे, जब एटम्स को ऐसे हम रखते हैं तो यहाँ के जो बीच का जो ये स्पेस बचता है, ये देखिए, ये जो वैकेंट स्पेस बच रहा है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, सोल्यूट के पार्टिकल का साइज छोटा होगा। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा, इन्हीं सॉल्वेंट की क्रिस्टल लैटिस में जो वॉइड्स हैं वहीं पर आके क्या हो जाते हैं, एकोमोडेट हो जाते हैं, मतलब वहीं पे आके फिक्स हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई सॉलिड सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल देख लें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कार्बाइड्स एंड हाइड्राइड्स एंड क्या है, कास्ट आयरन। एग्जांपल याद रखेंगे, कार्बाइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं, और क्या है आपका, कास्ट आयरन है। कार्बाइड्स हाइड्राइड्स आगे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पे देखें, एक तुलनात्मक स्टडी कर ले, इनकी कंपैरेटिव स्टडी कर ले, तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस, और ये है आपका इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सोल्यूट एटम्स रिप्लेस सॉल्वेंट एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिस। सोल्यूट एटम्स रिप्लेसेस सॉल्वेंट एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिस। कॉपर और निकल एलॉय, कॉपर एटम देखिए ये शो कर रहा है और निकल एटम ये है। ठीक है,
ये स्पेशली कॉपर की क्रिस्टल लैटिस थे। इस कॉपर की क्रिस्टल लैटिस में निकलने के क्या किया कि कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अभी हमने बताया था कि जो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है वहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की जो एटम्स होंगे उनका साइज सिमिलर होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होगी और वो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपका सॉलिड इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन में देखें, ये हमने बताया ना कि जो बिगर एटम होगा, बिगर एटम किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे, स्मॉलर एटम किसके होंगे, सोल्यूट के होंगे। तो सोल्यूट के जो स्मॉलर एटम हैं वो सॉल्वेंट के क्रिस्टल लैटिस में जो वाइड्स होती हैं, वैकेंट स्पेसेस होते हैं, वहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं, एकोमोडेट हो जाते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, स्मॉल सॉल्यूट एटम्स ऑक्यूपाई स्पेसेस बिटवीन सॉल्वेंट एटम्स इन द लैटिस। सॉल्वेंट की क्रिस्टल लैटिस के जो वाइड्स होते हैं उस वाइड्स में जा करके आपके जो इस सोल्यूट के पार्टिकल होंगे, सोल्यूट के एटम होंगे, वो जाके वहाँ पे एकोमोडेट हो जाएंगे। तो ऐसा कहीं पे एकोमोडेशन हो रहा है तो वो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आपका इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या था आपका सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एंड दूसरा क्या है आपका इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। आगे हम बेटा बात करते हैं, आगे चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो बेटा अगर हम इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, अच्छा सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में अगर डिजॉल्व कर दोगे तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, हमने बताया था ना अभी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हमेशा सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही क्या होगी, सॉल्यूशन की होगी। तो यहाँ हमें पढ़ना है गैसेस की सॉल्युबिलिटी। स्पेशली कह रहे ऑल गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन अदर लिक्विड्स टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। कहते हैं जितनी भी गैसेस हैं वो वाटर में और दूसरे लिक्विड में सॉल्युबल होती हैं। हाँ, ये अलग है कि वो हो सकता है कुछ गैस कम अमाउंट में सॉल्युबल हो, किसी में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती हो। तो ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट, ज़्यादा या कम मात्रा में सभी गैसें पानी में या फिर किसी दूसरे सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती हैं। क्लियर हो गया, ऑल गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर और अदर सॉल्वेंट इन ग्रेटर और स्मॉल एक्सटेंट। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था अगर किसी सॉल्यूट को पानी में घोला जा रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। वाटर की जगह पे अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। याद है ना बच्चों, भूल तो नहीं गए। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। गैसेस का जो वाटर के अंदर सॉल्यूशन बेटा ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाउस होल्ड क्लीनर्स इटीसी। आप जानते हैं अभी मैंने आपको बताई थी कि जहां पे गैसेस को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, इसका एग्जांपल क्या था, सॉफ्ट ड्रिंक्स। और कौन सी गैस की बात की थी हम लोगों ने, याद है किसी को, कौन सी गैस बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वहां पे वाटर, जो उस लिक्विड, जो भी लिक्विड हो उस लिक्विड में क्या डिजॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा क्या है आपका, हाउस होल्ड क्लीनर्स, जो क्लीनर यूज करते हैं घर पे, जो क्लीनर यूज करते हैं स्पेशली ग्लास वगैरह को साफ करने के लिए, वहां पे भी क्या होता है, इसी का ऐसा ही टाइप का सॉल्यूशन होता है। The solubility of a gas in liquid is expressed in terms of absorption coefficient. It is defined as, कह रहे किसी सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है, किसी भी सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है, किसी भी गैस की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है, उसको हम एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट के टर्म में डिफाइन करते हैं। कौन सा कॉफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। किसी भी गैस की किसी भी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को हम
उसके एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है ये कॉफिशिएंट? द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन ml that can be dissolved by 1 ml of liquid solvent at the temperature of the experiment at 1 atmospheric pressure। कह रहे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी भी गैस का ml में वॉल्यूम जो कि 1 ml लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम? उस गैस का एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। और इसी एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट से हम उस गैस की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। देखते हैं आगे, कह रहे इफ v, स्मॉल v, if small v is the volume of gas dissolved, जितनी गैस डिजॉल्व कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना एज्यूम कर लिया? स्मॉल v, and capital V is the volume of the solvent and capital P is the pressure of the gas in atmosphere, then अगर किसी गैस का स्मॉल v ml वॉल्यूम हो और सॉल्वेंट का वॉल्यूम कैपिटल V हो तो हम एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, अच्छा एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट को बेटा अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू कैपिटल P। स्मॉल v क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml, कैपिटल V is the volume of solvent in ml, and capital P is the atmospheric pressure, atmospheric pressure। साथ साथ में नोट करते चलना बेटा, आपके नोट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे। ओके, तो कह रहे हैं कि किसी भी गैस की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है उसको हम कैसे समझा सकते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट से। और एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट क्या है? कह रहे हैं किसी गैस का VmL, किसी गैस का VmL, कैपिटल VmL सॉल्वेंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और किसी फिक्स टेम्परेचर पे डिजॉल्व करते हैं तो जो आता है उसे क्या कहते हैं हम? एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। अल्फा इज द एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू कैपिटल P। अल्फा इज द, अल्फा क्या है बेटा? एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट है। स्मॉल v क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml है। कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml है। एंड कैपिटल P क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर बेटा है कौन सा? नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। जिस गैस को डिजॉल्व करना है, जिस सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना है, दोनों की ही नेचर पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। कह रहे हैं दोज गैसेस विच कैन बी इजिली लिक्विफाइड, ऐसी गैसेस या वे गैसेस जो इजिली लिक्विफाई होती हैं आर मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट्स। ऐसी गैसेस जिनको इजिली लिक्विफाई किया जा सकता है वो कॉमन सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती हैं। द गैसेस विच रिएक्ट विद द सॉल्वेंट possess हायर सॉल्युबिलिटी। और ऐसी गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर लेती हैं उनकी क्या होती? सॉल्युबिलिटी क्या होती? ज्यादा होती। अब यहां से देखो क्वेश्चन, द गैसेस विच आर इजिली लिक्विफाइड कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। जो गैसेस इजिली लिक्विफाई हो जाती हैं वो सॉल्वेंट में ज्यादा अमाउंट में सॉल्युबल होती हैं। Those gases which can be easily liquefied are more soluble in common solvent। ऐसी गैसेस जो इजिली लिक्विफाई की जा सकती हैं वो कॉमन सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं। और ऐसी गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर लेती हैं वो भी क्या होती हैं? ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं।
CO2 is more soluble in water than oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बेटा है वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में पानी में ज्यादा घुल जाती है. एंड हाइड्रोजन बिकॉज इट लिक्विफाइड मोर इजिली एंड कैन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म वीक एसिड कार्बोनिक एसिड. कह रहे CO2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपेक्षा पानी में ज्यादा घुल जाती है. रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड इट कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है इजिली लिक्विफाई की जा सकती है, और दूसरी बात क्या है, ये वाटर से रिएक्शन कर लेती है. अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जब रिएक्शन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालोगे, वाटर से रिएक्शन कर लेगी और क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड बनाती H2CO3. दिस इज अ कार्बोनिक एसिड. बेटा ये वीक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड. तो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी आपने कहा कि जो गैसेस इजिली लिक्विफाई हो जाती हैं वो इजिली मोर सॉल्युबल होती हैं. जो गैसेस वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, वो भी ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं. तो एग्जांपल इसका आपने देखा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अपेक्षा पानी में ज़्यादा घुलनशील होती है, ज़्यादा सॉल्युबल होती है. रीजन क्या है इसका? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को इन गैसेस की अपेक्षा इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है. दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर लेती है और एक वीक एसिड बनाती है जिसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड. फॉर्मूला क्या है? H2CO3. क्लियर? आगे देखते हैं. दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर. The solubility of most of the gases in liquids decreases with increase in temperature, because when gases dissolve in liquids the process is exothermic. बेटा 10th में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? On the basis of heat, on the basis of reaction heat, reactions are of two types, exothermic and endothermic. ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बेटा आपकी क्या हो रही होगी? इवॉल्व हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी, वो रिएक्शन क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक. और जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है तो वो क्या कहलाती हैं आपकी? एंडोथर्मिक. अगर कहीं एंडोथर्मिक रिएक्शंस प्रोसीड हो रही हैं तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा. ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाएगा. और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पे हीट क्या होगी? निकल रही है, तो वहां टेम्परेचर क्या होगा? इनहेंस होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा. सपोज दैट आप अपने हाथ में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर लेकर के उसमें 2-4 बूंद पानी की डालिए. आप हाथ मुट्ठी बंद करिए, आपकी मुट्ठी क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वाटर और वॉशिंग पाउडर की जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी. हीट क्या होगी? निकलेगी. हीट निकलेगी तो आपके हाथ को क्या कर देगी? गर्म कर देगी. ऐसे ही अगर वाटर के अंदर शुगर मिक्स करते हैं तो शुगर जब वाटर में मिक्स होती है तो वाटर की हीट को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे उसका जो है वो रिएक्शन कैसी हो जाती है? वाटर और शुगर की रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी. हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी और जिससे क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा. पानी की जो पहले हॉटनेस या पानी की जो पहले कोल्डनेस थी, अब पानी में चीनी डालने पे जो सॉल्यूशन बन गया, शरबत बन गया, उसकी कोल्डनेस पानी से क्या होगी? कम होगी. पानी की अपेक्षा उसमें जब चीनी डाल के शरबत बना देते हैं तो वो शरबत पानी की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा. क्लियर हो गया? क्लियर ना? द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मोस्ट, कह रहे जितनी भी ज़्यादातर गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है? घटती जाती है. ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. क्यों कम होंगे? कह रहे हैं कि जब भी कोई गैस किसी सॉल्वेंट में, किसी लिक्विड में डिसॉल्व की जाती है तो वहां पे बेटा हीट निकलती है, मतलब वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा. और जैसा कि आप 11th में पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन दैट एब्जॉर्ब्स हीट विच इज द रिवर्स प्रोसेस. और ली चैटलियर ने बताया था क्या कि अगर किसी रिएक्शन में हीट निकल रही है तो इक्विलिब्रियम उधर की तरफ शिफ्ट होगा जिधर आपकी हीट क्या हो रही हो? एब्जॉर्ब हो रही हो.
दैट इज आप जो है जब भी किसी गैस को पानी में डिजोल्व कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो वो डिसोल्यूशन नहीं होगा, वो डिसोल्यूशन नहीं होगा, गैस उसमें घुलेगी नहीं, बल्कि उस वो लिक्विड के अंदर जो गैस डिजोल्व होगी वो कम्स आउट, बाहर आने लगेगी। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, a soft drink keeps more dissolved CO2. When it becomes warm, CO2 escapes quickly as bubbles, showing that gas solubility decreases with the temperature. आप देखते होंगे कि जब कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक को हम बेटा कोल्ड करते हैं, फ्रीजर में लगाते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर कम होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे, टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो CO2 घुली हुई थी, वो डिजोल्व थी, वो अनडिजोल्व कंडीशन में बाहर आना शुरू करेगी। आपने ढक्कन खोला, टक की आवाज से वो गैस आपकी बाहर निकलेगी। ओके, तो ये इससे प्रूव होता है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती जाती है। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में क्या होगी? घटती जाएगी। क्लियर हो गया ना आपको ये पॉइंट? सभी को नोट कर लिया ना सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो फैक्टर हो गए, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, एंड दूसरा क्या हो गया? टेम्परेचर। अगला देखते हैं, थर्ड, प्रेशर। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, this is the most important factor which influence the solubility of gas in liquids. It was studied by Henry, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरी। गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इंपैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, इसकी स्टडी किसने की थी? हेनरी ने की थी। और उन्होंने जो स्टडी की, उससे जो रिजल्ट मिले, उसी से उन्होंने एक लॉ बनाया जिसको क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी किसी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, उसको हम पढ़ेंगे किसमें? हेनरी लॉ में पढ़ेंगे। ओके, कह रहे हेनरी studied the effect of pressure on the solubility of gases in liquids and gave a law which is known as Henry law. हेनरी ने गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी किया और उन्होंने एक लॉ दिया जिसे हम क्या कहते हैं? हेनरी लॉ कहते हैं। इस लॉ में क्या बताया उन्होंने कि the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution at definite temperature. किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर, इस लॉ में क्या बताया हेनरी ने कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी क्या? कम। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उस गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही है क्या आपका? हेनरी लॉ। देखें, द सॉल्युबिलिटी of gas is taken as the mass of the gas dissolved per unit volume of the liquid. कह रहे किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को हम उसके मास से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कितना मास? गैस का कितना मास सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है। कह रहे इफ स्मॉल m is the mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent and capital P is the pressure of the gas in equilibrium with the solute, then कह रहे अगर स्मॉल m मास गैस का हो और उसे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में घोल दिया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P पे, तो कह रहे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P,
जैसा कि इन्होंने अपने डिफिनेशन में बताया कि सॉल्युबिलिटी गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और हमने सॉल्युबिलिटी को किस टर्म में मेजर करना है, गैस के मास पे। तो मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। प्रोपोर्शनलिटी का बेटा कहीं पर भी साइन होता है और उसको हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं, तो वहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, m इज इक्वल टू k इंटू पी, where k is the proportionality constant, its magnitudes depends upon the nature of gas, nature of solvent, temperature and pressure। कहा कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को हम उसके मास से कैलकुलेट कर सकते हैं, और बताया कि किसी भी गैस, जैसा कि हेनरी ने बताया कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी उस गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने कहा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m इज इक्वल टू k इंटू p, वेयर k क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहे इफ solubility of gas is taken one particular pressure, then it can be calculated at other pressure। मान लीजिए किसी फिक्स प्रेशर पे आपकी सॉल्युबिलिटी, अगर P1 प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी आपकी M1 है और P2 सॉल्युबिलिटी पे उसकी जो P2 प्रेशर पे उसकी सॉल्युबिलिटी M2 होगी, तो इनमें जो रिलेशन आता है बेटा क्या आता है, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। एक किसी फिक्स प्रेशर पे अगर सॉल्युबिलिटी पता है तो दूसरे प्रेशर पे हम उसकी सॉल्युबिलिटी को इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। When a mixture of टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, बेटा ऐसी गैसेस लेनी है जो आपस में रिएक्शन ना करती हो। When a mixture of two or more non-reacting gases are brought in contact with the solvent, अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में, नॉन रिएक्टिंग गैसेस को किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाया जाए तो ईच गैसेस डिजॉल्व्स इन अ प्रोपोर्शन टू इट्स ओन पार्शियल प्रेशर। तो हर गैस, प्रत्येक गैस अपने पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शन में उस लिक्विड में डिजॉल्व होगी। इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस in the solution as a measure of its solubility, then according to the law। अच्छा, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, सॉल्युबिलिटी को मेजर किया था, इन किस रेस्पेक्ट में किया था, उसके मास के रेस्पेक्ट में। अगर हम मास ना लेकर के वहाँ पे क्या ले लें, उस गैस का मोल फ्रैक्शन ले लें, तो दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को, दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैस को किसी सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट में लाएं, तो कह रहे हमने अभी पढ़ा था कि सभी गैसेस स्मॉल या ग्रेटर अमाउंट में सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे गैसेस दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं और सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाई गई, तो कौन सी गैस कितनी घुलेगी, कितनी नहीं घुलेगी, कौन ज़्यादा घुलेगी, कम घुलेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, तो अगर गैस की सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम डिफाइन करें, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में उसको मेजर करें, तो ये लॉ क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। प्रत्येक गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, x directly proportional to p। x is the mole fraction of gas and p is the partial pressure of gas in solution। अभी हमने कहा प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट, हमने कहा x इज इक्वल टू k डैश p, x इज इक्वल टू k डैश p, या हम कहें p इज इक्वल टू 1 अपॉन k डैश इंटू x, p इज इक्वल टू 1 अपॉन k डैश इंटू x। और इसी 1 अपॉन के डैश, ये जो आपने लिखा कि 1 अपॉन के डैश, इसको हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं KH। सो P इज इक्वल टू क्या हो गया,
kh into x. P is the partial pressure of gas, kh is a constant and it is called Henry law constant. Henry law constant. तो किसी गैस का जो प्रेशर होगा वो इज इक्वल टू होगा हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू उस गैस का मोल फ्रैक्शन. ठीक है, P is equal to kh into x, where kh is the Henry's law constant and its value depends upon the nature of gas. Higher the value of kh, higher the value of kh, lower is the solubility of gas in liquid. किसी गैस का जो हेनरी लॉ कांस्टेंट बेटा जितना ज्यादा होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी. हमने कहा कि सॉल्युबिलिटी को हम किस रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में. फॉर्मूला गया P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स. तो यहां से अगर हम देखें x इज इक्वल टू क्या बनेगा, x इज इक्वल टू P अपॉन KH. ठीक है, x इज इक्वल टू P अपॉन KH. अब x और KH में रिलेशन कैसा है, इनवर्स का. अगर KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या, कम. ओके, क्लियर है ना. किसी गैस के, मान लो कई सारी आपके पास गैसेस दे रखी हैं और हर गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है. कहा गया गैस A है, B है और C. A के लिए कहा गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 है, B के लिए कहा जाए 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5 है और C के लिए कहा गया 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5 है. कहा जाए विच गैस इज मोर सॉल्युबल इन लिक्विड, कौन सी गैस सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी किसी लिक्विड में. तो हमने कहा कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम. KH की वैल्यू जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम, यानी KH की वैल्यू जितनी कम सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा. तो सबसे कम वैल्यू कौन है बेटा, 1.2. पावर तो सेम है सब में, इसके लिए 1.2, इसके लिए 1.4, इसके लिए 2.6. तो गैस A इज मोर सॉल्युबल इन लिक्विड. आई थिंक समझ में आ गया होगा ना बेटा आप लोगों को. नोट करते रहना, साथ ही में आपके नोट्स भी बनते जाएंगे. ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है. नंबर फर्स्ट है प्रेशर इज नॉट टू हाई. अगर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो कह रहे थे कि प्रेशर बढ़ाओ. सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी. सॉल्युबिलिटी गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली. यहां देखें P और X में अगर रिलेशन अगर देखें, यहां क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स. ये है आपकी सॉल्युबिलिटी, हम मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और ये है प्रेशर. ये तो कांस्टेंट हो गया. तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है, जो सॉल्युबिलिटी जिसको मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है. प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. ये रूल के अकॉर्डिंग है. बट यहीं पे लिमिटेशन है, यहीं पे लिमिट आ गई. कह रहे प्रेशर इज नॉट टू हाई. ये बात सही है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. लेकिन बहुत ज्यादा जब बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी कर जाएगी. ठीक है, तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ती है, लेकिन वो प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. दूसरा था टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो. अगर टेम्परेचर लो करते जाओगे, कम करते जाओगे, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दोगे तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, आपका फ्रीज हो जाएगा, सॉल्वेंट सॉलिड बन जाएगा. तो वहां पे गैस सॉल्युबल नहीं होगी. ठीक है, द गैस डज नॉट केमिकली कंबाइन विद द सॉल्वेंट. यह भी है कि जिस गैस को आप सॉल्वेंट में घोल रहे हो वो उससे केमिकली कंबाइन न करती हो. अगला क्या है, द गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन. जब भी हम गैस को सॉल्वेंट के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल ना ही उस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहे हैं, टूट रहे हो, और ना ही वो आपस में जुड़ रहे हो, एसोसिएट हो रहे हो. तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. क्लियर है ना.
अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉज की। कहाँ कहाँ पे हम इस हेनरी लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। पहला है इन पैकिंग ऑफ सोडा केन्स। जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाटर है, बियर्स हैं, ये सारे के सारे उनकी केन्स को पैक करते समय क्या करते हैं, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, बियर, ठीक है, कैंपेगेन, द बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। जब भी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल को पैक किया जाता है, उसकी केन्स को पैक किया जाता है, तो अंडर हाई प्रेशर, यानी प्रेशर, हम जानते हैं ना कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगी उस लिक्विड में, तो वो हमेशा जो इनकी केन्स हैं उनको अंडर हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है। व्हेन अ बॉटल इज ओपन अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अगर हम उस बॉटल को ओपन करते हैं, द प्रेशर इनसाइड द बॉटल falls to atmospheric pressure and the excess of CO2 bubbles out of the solution causing the effervescence। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब ओपन करते हैं बेटा, तो ओपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करेंगे, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कुछ अलग है, उस बोतल को हाई प्रेशर पे जो है हम पैक किए थे, तो उसको हाई प्रेशर पे पैक किया गया था। जब बोतल को ओपन करेंगे तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, तो वहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी बेटा, जो डिजॉल्व थी वो अनडिजॉल्व कंडीशन में आप बाहर की तरफ आएगी, इफरवेंसेस होगी, बजिंग होगी, बजबजाहट की साउंड आएगी और वो गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। ओके, इससे यह भी प्रूव होता है बेटा कि प्रेशर बढ़ाओगे तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, यही रीजन है कि जो सोडा केन्स हैं उनको जो पैक किया जाता है तो हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है। क्लियर हो गया ना। इन डीप सी डाइविंग, आप जानते हैं जो गोताखोर होते हैं वो पानी के अंदर क्या होते हैं, समंदर में क्या करते हैं, डाइव करते हैं, गोता लगाते हैं, अंदर जाके गहराई में जाते हैं, तो वहाँ पे वो ब्रीथ कैसे करेंगे, इसलिए क्या करते हैं, अपने ऊपर एक सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल देन हीलियम इन आवर ब्लड। नाइट्रोजन की बेटा जो सॉल्युबिलिटी है वो हीलियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। हम जानते हैं जो एयर हम ले रहे हैं उस एयर में 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, तो वो 78% जो नाइट्रोजन है वो हीलियम से ज़्यादा सॉल्युबल है, किसमें, वाटर में। और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड के प्लाज्मा में अबाउट 98% वाटर होता है बेटा। तो उसी वाटर में ही ये गैसेस क्या होती हैं, डिजॉल्व होती हैं और हमारा ब्लड जाता है और गैसेस को एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक ट्रांसफर होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल देन हीलियम इन आवर ब्लड। इन द डीप सी द प्रेशर इज हायर देन एट द सरफेस ऑफ वाटर। जब वो सरफेस पे डाइवर था तो प्रेशर जो था, कुछ प्रेशर था, और जब वो डाइव करके पानी के अंदर जा रहा है तो जैसे जैसे गहराई में जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ेगा तो अब जानते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। व्हेन सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी, ज़्यादा घुल जाएगी। ठीक है, when diver tries come rapidly towards the surface of water, अच्छा नीचे गया, प्रेशर बढ़ता गया, एयर में नाइट्रोजन ज़्यादा थी, वो ज़्यादा हमारी वेन्स के ब्लड में सॉल्युबल होगी। और जैसे ही डाइवर धीरे धीरे ऊपर आएगा, अचानक से आएगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, डिजॉल्व्ड नाइट्रोजन कम बैक फ्रॉम ब्लड एंड मेक्स बबल इन द वेन्स। जो गैस नाइट्रोजन थी जो ज़्यादा सॉल्युबल हुई थी वो तुरंत बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो हमारी वेन्स के अंदर बबल्स, बुलबुले बना देगी। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द बेंड। और बबलिंग होना, वेन्स के अंदर बबल्स का बनना, ये कहलाता है बेंड कहलाता है। ये आपको बहुत प्रॉब्लम करता है, ये बहुत ही पेनफुल होता है, बेंड की कंडीशन काफ़ी पेनफुल होती है। ठीक है, हेंस डाइवर यूज, ऐसा ना हो वो केवल एयर भर के अपने सिलेंडर में ना लेके जाए। क्या करते हैं, इस बचने के लिए क्या करते हैं, डाइवर यूज ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद हीलियम। वो ऐसा ऑक्सीजन यूज करते हैं जिसमें उसको डाइल्यूट किया गया हो, उसमें क्या मिला दिया गया हो, हीलियम मिला दिया गया हो। आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि जो डाइवर्स अपने सिलेंडर में गैस ले जाते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो 11.7% हीलियम होती है, 56.2% N2 होती है एंड
2.1% ऑक्सीजन होती है, ठीक है, बिकॉज हीलियम इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन N2। हीलियम की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन से बेटा क्या होती है, कम होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर भी एप्लीकेबल है आपका हेनरी का लॉ। क्लियर है। डीप सी वाटर में जो डाइवर्स डाइविंग करते हैं वो अपने जो उनका गैस सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन यूज होती है वो क्या होती है, हीलियम डाइल्यूटेड होती है। क्लियर हो गया। तो दो ये एप्लीकेशंस हो गई। थर्ड एप्लीकेशन की बात करें एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, अगर ज्यादा ऊंचाई पे लोग रहते हैं उनके बारे में बात हो रही है। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन दैट एट अ ग्राउंड लेवल। जैसे जैसे बेटा हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे एयर का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता जाता है। और चूंकि एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का भी प्रेशर भी क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है। जब हम ऊपर चढ़ते हैं अर्थ के लेवल से, जो सी लेवल है उस सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स और क्लाइंबर्स। और जो ज़्यादा ऊंचाई पे लोग रह रहे हैं या क्लाइंबर्स जो क्लाइंबिंग कर रहे हैं, भाई प्रेशर ऊपर जाते जा रहे हैं, प्रेशर कम होता जा रहा है, तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में है वो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं होगी, कम सॉल्युबल होगी, या हमेशा कहीं बाहर वो निकलना स्टार्ट कर देगी। दिस द लो ब्लड ऑक्सीजन causes climbers to become weak and unable to think clearly, and this condition is known as anoxia। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। ऑक्सीजन की जो टिश्यूज़ के ब्लड में, टिश्यूज़ में जो उसकी अमाउंट है वो कम होती जाएगी, और जिससे के अंदर क्या होगा कि जो लोग होते हैं, जो पर्सन होते हैं, वो वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी जो सोचने की जो क्षमता है वो भी क्या होती है, प्रभावित होती है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगला टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे। इस न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। उस नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे। इसके अलावा उस नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर के आगे के टॉपिक जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स उनकी भी स्टडी करेंगे। तो आई थिंक आपको यह हमारा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो बने रहिएगा, हम जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। कंटिन्यू बने रहिएगा, देखते रहिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। इस चैनल पे आपको हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। ओके। तो बने रहिएगा। थैंक यू।